हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मज़ा में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण करेंगे। तो नंबर 1 उदाहरण है हमारा, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब प्राकृत संख्या आप जानते ही है, एक से शुरू होती है, हमने परिचय वीडियो में पढ़ा था। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो उनका कहने का मतलब है जो 4 की पावर n है, n की जगह में प्राकृत संख्या रखूँ, जैसे 1 2 3 4 5, और चेक करते जाऊँ कि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। कैसे करेंगे देखिए आप। जैसे मान लो 4 है, n क्या है? प्राकृत संख्या है, मैं पहले रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो 4 की पावर 1 क्या होगा? 4 ही होगा। फिर मैं 4 की पावर 2 रखता हूँ, तो 4 चक्को 16। फिर 4 की पावर 3 रखता हूँ, 4 चक्को 16 चक्को 64। ऐसे ही मैं रखते जाऊँगा कहाँ तक? 4 की पावर n तक, और यहाँ मुझे कोई नंबर मिलेगा। अब उनका कहना का मतलब है कि इसमें चेक करना है कि इकाई का अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है, फिर इकाई का अंक 4 है। ऐसे ही कब तक चेक करते रहेंगे? ज़िंदगी बीत जाएगी हमारी चेक करते करते। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? मतलब किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 0 हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक संख्या 10, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। अब मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे मिलेंगे 2 गुणा 5। ठीक है। अब ऐसे ही कोई और संख्या ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने ले ली 150। इसके भी इकाई के अंक में क्या है? 0 है। अब इसके भी अगर मैं फैक्टर करूँगा तो मुझे मिलेगा 10 गुणा 15, और 10 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 गुणा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? और भी एक संख्या ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने ले ली 420, तो ये भी हो जाएगी 10 गुणा 42, यानी कि 2 गुणा 5। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसमें कम से कम 10 जरूर होगा, यानी कि 2 गुणा 5 जरूर होगा उसमें। अगर 2 गुणा 5 है तो इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड में नहीं है तो वो संख्या इकाई के अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कम से कम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या जरूरी है? 2 गुणा 5 जरूरी है। अगर 2 गुणा 5 होगा तो इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देख। यहाँ देखिए, यदि कोई अंक, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। 2 गुणा 5 आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 तो आना ही चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। अब जैसे हमें क्या दी थी? 4 की पावर n। क्या दी थी? 4 की पावर n। अब 4 के आप गुणनखंड करो, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 4 के आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2। तो 4 के गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा
2 और पूरे की पावर हमारी n। ये हमने 4 के गुणनखंड करे, 2 गुणा 2। अब आप देखेंगे 4 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये शून्य पर समाप्त होगी? बताइए। 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। लेकिन क्या है? 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने एक संख्या दी हमें 4 की पावर n, और n क्या है? प्राकृत संख्या है। उन्होंने कहा चेक करो कि n की जगह एक नंबर रखो, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या रखो, और चेक करो कि इसका इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। अब हम कब तक चेक करते रहेंगे? तो इसके लिए सीधा सा एक फंडा है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर 2 गुणा 5 है उसके अभाज्य गुणनखंड में तो 0 पर समाप्त होगी, और 2 गुणा 5 अगर नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा? तो हमने 4 की पावर n के गुणनखंड करे, 2 गुणा 2, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हमने लिख दिया 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। आइए अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि हमें दो संख्या दे रखी हैं 6 और 20। 6 और 20 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 किसके पहाड़े में आता है? सबसे पहले 2 के पहाड़े में। कितने बार? 2 3 6। फिर 3 क्या है? अपने ही पहाड़े में आता है, 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुणा 3। फिर हम करेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। किसके करेंगे? 20 के। तो 2 के पहाड़े में 20 कितने बार आता है? 10 बार, यानी 2 1 कम 2 0 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है? 5 बार, 2 पंजे 10। फिर 5 अपने ही पहाड़े में आता है, 5 एकम 5। तो यानी कि 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5। ये 6 और 20 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब निकालेंगे हम HCF। क्या निकालेंगे? HCF। अब HCF क्या कहता है? HCF जो हमारा जो कहता है कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड में हो और 20 के अभाज्य गुणनखंड में, दोनों में कॉमन क्या है?
आप बता सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, बताइए, गैस कीजिए। सही पकड़े हैं, 2, यानी 2 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 2 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। अब इन दोनों में से एक ही 2 लेंगे, दोनों मत ले लेना। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो एसएफ कहता है जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको लिख दो एक बार, जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार, और सिंगल जो बच गए उनको छोड़ दो, जो सिंगल बच गए उनको छोड़ दो। वैसे भी आजकल सिंगल लोग की कदर नहीं है कि नहीं, तो इनको छोड़ दो, जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर जी यहाँ भी 3 की जगह 2 होता तो ये भी जोड़ा बन जाता उसका, तो हम एक बार 2 और लिखते। और अगर मान लो इस 2 की जगह क्या होता 3 होता, तो एक जोड़ा बनता 2 का और एक जोड़ा बनता 3 का, तो हमें गुणा में 3 और लिखना पड़ता। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम क्या कहता है, निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम हमारा कहता है जिसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार, उसको लिख दो एक बार, यानी क्या, किसका जोड़ा बन गया 2 का बन गया, उसको लिख दिया हमने एक बार। और जो बेचारे सिंगल रह गए हैं, जो बेचारे सिंगल रह गए उनको भी एक एक बार लिख दो। ये सिंगल लोग की भी कदर करता है एलसीएम। तो ठीक है, हमारा सिंगल क्या बचा था 3, फिर 2, फिर 5, उसको हमने ऐसे उतार लिया। एलसीएम में जोड़ा उतरेगा एक बार और जो सिंगल रह जाएंगे नंबर उनको भी हम एक एक बार लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 30 दूनी 60, तो यानी कि एलसीएम कितना हो गया 60। ये हमारा आंसर हो गया, एचसीएफ 2 और एलसीएम 60। अब इसका यहाँ तक तो हो गई आपके नंबर वाली बात। अब नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो इसका मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब 2, तो ये 2 ऐसा नंबर है जो 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा। 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 20 को विभाजित करेगा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर आपको कोई नहीं मिलेगा, इससे छोटा नंबर मिल जाएगा। इससे छोटा नंबर क्या होगा 1, 1 आपको 6 को विभाजित कर देता है और 20 को भी कर देगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। अब ऐसी मैंने आपको एलसीएम की फुल फॉर्म बताई थी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समावर्ती। लोएस्ट मतलब छोटा, तो ये सबसे छोटा नंबर है। 60 क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगा। 60 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 60 20 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसे। तो सबसे पहले 96, तो 96 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या होंगे, तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 के पाड़े में 9 से कम 8 आता है ना, 2 चक्को 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया 16। तो 2 के पाड़े में 16 कब आता है, 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 चक्को 8। फिर करेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से, 2 चंग 12। फिर करेंगे 2 से, 2 तिया 6। फिर जाएगा ये 3 से, 3 एकम 3। ठीक हो गए। तो यानी 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 और फिर एक बार 3,
ये हो गए आपके 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 404 के। 404 के आइए करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एक कम 2, फिर 0, फिर 2 एक कम 2। अब 101 क्या है? ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी नंबर से नहीं कटती है, केवल ये अपने से ही कटेगी, यानी कि 101 एकम 101। तो आपके 404 के अभाज्य खंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101। क्लियर है इतना यहाँ तक? अब हमें निकालना है पहले HCF, तो HCF याद कर देते हैं। तो HCF में मैंने फिर आपसे कहा था कि किस किस का जोड़ा बन रहा है। आप देखो, एक इस वाले 2 का बन रहा है और एक इस वाले 2 का बन रहा है, यानी कि एक आपका ये 2 का जोड़ा बन गया और एक आपका ये जोड़ा बन गया, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इस जोड़े को पहले, फिर इस जोड़े का 1 2 लिख देंगे, फिर इस जोड़े का फिर 1 2 लिख देंगे, बस। बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। 101 यहाँ पर, 101 यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अब कोई और 2 नहीं है, तो सिर्फ 2 ही जोड़े बने, तो उनको हमने एक एक बार लिख दिया। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा है फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब इसके 2 तरीके से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं और एक जैसे हम ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम बिना फॉर्मूले के ज्ञात करेंगे, तो आइए करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, जो जोड़े होते हैं उनको हम लिख देते हैं एक एक बार, 2 और 2, ये जोड़े लिख दिए। अब फिर हमने कहा जो सिंगल बच गए उन सबको लिख दो। अब ये सारे सिंगल बच गए ना, ये बच गया और ये बच गया, अब इन सबको लिख दो। 2 कितने बार बचे? 3 बार, 1 2 3, फिर बचा हमारा 3 3 और फिर बचा हमारा 101। अब इन सब की गुणा कर देंगे, इन सब की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। करते हैं गुणा इनकी, तो क्या होगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 की 3 से गुणा करेंगे तो 32 यहाँ होता है 96। 32 से कितना होता है? 96। और 96 की अगर 101 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 96 96। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा करना आता होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 यहाँ अगर 32 की 3 से गुणा करेंगे तो आपका आता है 96। अगर आप 32 की 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इस 96 की अगर आप 101 से गुणा करेंगे, सॉरी 96 की 101 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? देखो 96 एकम 96, 96 का आ गया 6, हासिल आ गए 9। अब 96 की 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। फिर 96 एकम 96, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका निकल गया एलसीएम और ये निकल गया आपका HCF। ये आपका हो गया विदाउट फॉर्मूला। अब ये आप नोट कर लिए, फिर मैं आपको इससे फॉर्मूले से भी करा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब इसको फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। अब देखिए HCF हमारा कितना आया था? 4 आया था। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है फॉर्मूले के माध्यम से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। अब हमारी 2 संख्याएं कौन सी हैं? 96 और 404। 2 संख्याएं कौन सी हैं? 96 गुणा 404, क्योंकि 2 संख्या को गुणनफल बोला है। बराबर हमारा HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है 4 गुणा एलसीएम हो जाएगा। अब जो चीज़ गुणा में होती है वो निष्क्रिय चीज़ कहाँ जाएगी? बट्टे में। ध्यान रखना, जो भी चीज़ गुणा में होती है वो जाती है बट्टे में। तो हम इसको लिख देंगे
96 गुणा 404 बट्टे 4, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, फिर 0, फिर 4 एकम 4, यानी हमारा आ गया 96 गुणा 101 बराबर एलसीएम। अब 96 के हमने 101 से गुणा किया, कितना आया था, तो ये आया था हमारा 96 96 बराबर एलसीएम। अब इसको सीधे रूप में लिख दो यहाँ पर, यानी हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 96 96, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए इसे नोट कीजिए। आइए अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 4, जो कि अंतिम उदाहरण है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें तो संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें कितनी संख्या है, अब इसमें संख्या है 3। अभी तक हम 2 संख्याओं का HCF और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। अब हम 3 संख्याओं का HCF और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले की संख्या क्या है, 6, क्या है 6। अब आपको मालूम है 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब हम करेंगे 72 का, किसका करेंगे, 72 का। आइए कर लेते हैं 72 का। अब पीछे देखिए सम संख्या 2 है तो 2 से कटेगा, 2 से करेंगे इसे, 2 तिया 6, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, फिर यहाँ 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 निम 18, फिर ये करेंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 बार 2 और फिर 2 बार 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक हो गया। अब हम करते हैं 120 के, किसके, 120 के। आइए करते हैं 120। अब जिस भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो 2 से करते हैं, 2 छंग 12, 0 ऐसे उतर जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी भी संख्या को हम जैसे 60 है, 60 को आधा कर सकते हैं, कितना आएगा 30, फिर 30 का आधा कितना होता है, ये 2 से कटेगा, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। अब 15 का आधा मत कर देना 7.5, पॉइंट वाली नहीं लेते हैं इसमें। फिर हम करेंगे इसे 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, तो 1 2 3, यानी 3 बार आपका आ गया 2, 1 2 3, फिर आपका आया 3 गुणे 5, तो ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अब हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे, अब HCF का तो वही चीज़ रहेगी कि हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। अब तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक तो 2 हो गया। और कोई संख्या है देखिए जो तीनों में कॉमन आ रही हो, हाँ है 3, देखो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और तो कोई कॉमन नहीं है ना, और कोई कॉमन नहीं है। तो तीनों में हमारी एक बार 2 है और तीनों में एक बार 3 है, तो यही हमारा ऐसे जाएगा। तो 3 2 में से हम एक बार 2 उतार देंगे और 3 3 में से एक बार 3 उतार देंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी HCF निकालने का तरीका क्या है, सेम वही है कि तीनों में हम कॉमन देखेंगे क्या क्या है और उसको एक बार उतार देंगे, ठीक हो गया। अब LCM का देखते हैं।
एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जो नंबर तीनों में हैं उनको तो एक एक बार उतारेंगे, जैसे 2 गुणा 3, उनको तो लेंगे। अब लेकिन 3 संख्याओं में हम जोड़े भी ढूंढेंगे, तीनों संख्याओं में जोड़े भी देखेंगे कि कहीं जोड़े तो नहीं बन रहे हैं। अब देखते हैं, देखो 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, तो एक तो जोड़ा ये बन गया, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, एक जोड़ा ये बन गया। अब कोई और तो जोड़ा नहीं बन रहा है ना, अब कोई। तो एलसीएम में जो तीनों में है उसको एक एक बार लिख देंगे, फिर जोड़ों को लिखेंगे। अब जोड़ा क्या बना था हमारा, 2 का जोड़ा 1 बना, फिर एक और 2 का जोड़ा बना, फिर जो सिंगल बने उन्हें उतार लेंगे। 3 बचा और हमारा 5 बचा। अब इनकी गुणा कर देंगे। देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180 और 180 दूनी 360। तो ये 360 आपका एलसीएम हो गया, ध्यान रखना। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम, जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूले से हैं। पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला वाला बता देता हूँ। आइए अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो कॉमन न्यूनतम घात में, कॉमन न्यूनतम घात में, और एलसीएम जब भी निकालेंगे तो कॉमन अधिकतम घात में लेंगे और बाकी सब संख्या ले लेंगे, बाकी सब संख्या ले लेंगे। अब कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूले का, वो देखते हैं। तो देखिए 6 के गुणनखंड कितने थे, 2 गुणा 3 थे ना, तो यानी कि इसको लिख लेंगे हम, यानी कि 2 की घात में कितना है, 1 ही है, और 3 की घात कितना है, ये भी 1 है, एक एक बार है। अब यहाँ देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 3, फिर 3 कितने बार है, 1 2, तो 3 की घात 2। इतना क्लियर है। 2 कितने बार था, 1 2 3, तो 2 की घात 3, 3 2 बार था तो 3 की घात 2। ऐसे यहाँ देखिए 2 कितने बार है, यानी 2 लिख दिए। अब 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। 3 कितने बार है, 3 एक ही बार है। 5 कितने बार है, 5 भी एक ही बार है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ऐसे पे कहते हैं कॉमन न्यूनतम है। पहले कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। लेकिन अब 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, न्यूनतम मतलब छोटी, सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 लिख लेंगे। और देखेंगे कॉमन क्या है, देखो 3, देखो तीनों में है, तो इसकी भी सबसे छोटी घात कौन सी है, 1, एक ही है ना, तो 3 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो ये कितना आ गया आपका, 2 तिया 6। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या था, एलसीएम में था कॉमन अधिकतम घात में, कॉमन अधिकतम घात में बाकी सब संख्या ले लेंगे, बाकी सबसे पहले कॉमन देखेंगे। जब कॉमन 2 था ना, एचसीएफ में हमने सबसे छोटी घात ली। अब एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेंगे, कौन सी, 2 की घात 3, 2 की घात 3। फिर और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। अब बाकी क्या बचा, देखो इन दोनों में से तो कॉमन आ गया। अब बाकी हमारी संख्या क्या बची, 5 बची खाली इकलौती, तो उस 5 को लिख लेंगे बस। अब इसको फिर से लिख देंगे, 2 को 3 बार लिख दो, 1 2 3, 3 को 2 बार लिख दो, 3 गुणा 3, 5 को 1 बार लिख दो। अब इन सबके गुणा कर दो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये 360 आपका एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर। ये इस फॉर्मूले के मदद से आप जो पीछे हमने सवाल किए हैं वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे मैंने पहले करा है वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको उसे। अब वीडियो देखने के लिए पूरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल पे बने रहे और चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।